खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की नशरियात हम उस वक्त आपके सामने ला रहे हैं जब आप घर के अंदर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, मौसम का मिजाज भी देख रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि चाय की चुस्कियों के साथ साथ आपको दुनिया भर की खबरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की खबरों से भी बाखबर करें और आपको बताएं कि आने वाले दिनों में और मौजूदा वक्त के अंदर किस तरीके की सियासत हो रही है और क्या कुछ हो रहा है। सरहद पार भी नज़र रखेंगे क्योंकि सरहद पार से एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है क्या, एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और 9:40 पर आप और हम बराह रास्त बात करेंगे। ऑटोमेटिकली हमारी लाइन्स खुल जाएंगी, फ़ोन लाइन्स, और आप कॉल करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हुकूमत तक अपने मसाइल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये छोटी सी कोशिश रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि अक्सर लोग बाद में कॉल करके ये कहते हैं कि जनाब बड़ी देर बाद ही लेकिन मामला हल हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जब कॉल करें तो हुकूमती इदारों तक वो बात पहुँचे और उसका हल निकले, ये ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी। और फिर 10 बजे आपसे हम इख्तिताम भी लेंगे, आपसे रुखसत भी लेंगे और फिर खबरों का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुछ। बहुत शुक्रिया जी गौहर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। समय नाज़रीन, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं सीधे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रात देर गए एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास पर काफ़ी दिनों से चिमेगोइयाँ हो रही थी, लेकिन फाइनली वो मीटिंग जो है वो मुनक्किद हो गई है। और पाकिस्तान के अंदर ISI की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास तलब किया गया था, जिस इजलास के अंदर चीन, रूस समेत सेंट्रल एशिया के कई मुल्कों ने शिरकत की है। ISI की तरफ से यहाँ पर मेज़बानी की गई है और ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद ने बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गानिस्तान और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पेशकदमी और मौजूदा हालात के हवाले से बात कही है। अब इस इजलास के अंदर कौन कौन था जी? चीन था, रशिया था, दो बड़े मुल्क थे, ईरान थे, कजाकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था और उज़्बेकिस्तान था। यानी अफ़गानिस्तान के साथ जिन खित्तों के बॉर्डर लगते हैं, जिन रियासतों के बॉर्डर लगते हैं, वहाँ के सारे चीफ यानी इंटेलिजेंस चीफ वहाँ पर मौजूद थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर ISI इंटेलिजेंस इदारा है तो उनके सरबराह फैज़ हमीद साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके साथ साथ चीन की तरफ से जो चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके वहाँ पर चीफ मौजूद थे। रशिया का जो इंटेलिजेंस विंग है उनके चीफ वहाँ पर मौजूद थे। ईरान के साथ साथ कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के चीफ वहाँ पर मौजूद थे। रात 11:30 बजे ये मीटिंग ख़त्म हुई है और पाकिस्तानी ज़राया ब्लाग के मुताबिक इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। अब ये अहम क्यों माना जा रहा है? पाकिस्तान के लिए अपने खदशात हैं, रूस के लिए अपने खदशात हैं, चीन को अपने खदशात हैं और तजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को अपने अपने खदशात लायक है। अब चीन के लिए मसला ये है कि उनके लिए इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी दूसरे नंबर पर है। वहाँ पर ड्रग्स और दीगर माफिया जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं रूस के लिए ख़तरा बन रहा है। चीन के लिए ख़तरा है कि वो वन नेशन वन वेल्थ को लगाना चाहती है और जब तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत उसमें वेट नहीं करे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनका जो अपना मिशन है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए वो अपने खदशात को किस तरीके से वहाँ पर रख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए आए हैं। कज़ाक और तजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ये पास पास के सारे बॉर्डर हैं। उज़्बेक का सबसे बड़ा रोल पिछले दिनों भी हमने देखा था 90s के अंदर जब तालिबान और 96 के अंदर जब तालिबान रजीम वहाँ पर मौजूद थी तो किस तरीके का इस मुल्क ने रोल प्ले किया था। तो फाइनली सब मुल्कों के अपने अपने अप्रेंशंस थे, लेकिन पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उन्होंने इसको होस्ट किया था और ये मीटिंग रात देर गए मुनक्किद हुई और इसमें सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत हो। ये स्टेबल हुकूमत होना पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है पाकिस्तान के लिए। और अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त उभर कर सामने आ रही है और जिस तरीके से तहरीक तालिबान और अदर ग्रुप्स ने वहाँ पर जाकर बातें की है, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। इसलिए अपने अपने तरीके से जो मुश्किलात हैं, मामलात हैं, उस पर गुफ्तगू की गई और एट द एंड ऑफ द डे जो सब लोगों की तरफ से एक ही नोट किया गया है वो ये है कि एक डेवलप अफ़गानिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान
और वहाँ पर सभी लोगों की शराकतदारी मुमकिन हो, इस हवाले से सारे लोग जो है वो काम करेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है जी उस वक्त जब दुनिया भर के अंदर अलग अलग खित्तों के अंदर मीटिंग्स हो रही है, अफगानिस्तान को लेकर बातें हो रही है, एडिटोरियल्स और ऑपेड्स लिखे जाने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो रात देर गए मीटिंग हुई थी उसका खुलासा हमने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और 9/11 जहां कल 20 साल मुकम्मल हुए, यानी 20वीं बरसी कल 9/11 की थी, लेकिन कल भी अमेरिका के अंदर माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा था। जी हाँ, कल भी 9/11 की बरसी जब 20 साल मुकम्मल हुए हैं, तो कल अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है तकारीब का एहतमाम भी किया गया है। लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है, जहाँ पर साबिक जो सदर वो भी इसमें शामिल थे। जो बिडेन जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर सदर, उसके साथ ही बराक ओबामा और बिल क्लिंटन वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद हुई है। और उन्होंने जो जाम बहक अफराद हज़ारों की तादाद में उस हमले में जो शहरी जाम बहक हुए थे उनको खराज अकीदत पेश किया है। एक तरफ जहाँ उनको याद किया गया, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने उन पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस ये हमला किया, अमेरिका पर हमला किया, उन्हें अभी तक जो है उन्हें वो सज़ा नहीं दी। यानी कि सीधे जो बिडेन पर जो है सवाल उठाया गया कि जो अफ़गानिस्तान का उन्होंने फैसला किया इनखला का, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। और हिज़्ब इख्तिलाफ उस इनखला को लेकर लगातार उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जब कल तीनों सदर, उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद थी, तो खामोशी के साथ वो खड़े वहाँ पर रहे और अपने तरीके से उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जो उस दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। लेकिन उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि जो आज के मौजूदा सदर है जो बाइडेन साहब, ये उस वक्त सेनेटर के रुकन हुआ करते थे, और आज जब वो यहाँ पर मौजूद थे, आज वो एज ए कमांडर इन चीफ सदर की हैसियत से मौजूद थे, और उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा अहमियत के साथ लिया जा रहा है। और इन्हीं की इंतज़ामिया ने, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने ही वो पेपर जो क्लासिफाइड पेपर्स थे जो लीक नहीं किए जा रहे थे 9/11 को लेकर, अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके लीक करने की बात कही गई है, उन्हें डिकोड करने की बात कही गई है, और उन लोगों तक देने की बात कही गई है जो अदालतों के अंदर आज भी इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, कि बताया जाए कि इंटेलिजेंस फेलियर और दीगर तरह के जो सवाल पूछे जा रहे थे उस पर जो बाइडेन इंतजामिया ने साफ कर दिया कि ये हसास डॉक्यूमेंट जो है ये डीक्लासिफाइड किए जाए और उन लोगों को दिए जाए जो इसको ढूंढना चाहते हैं, जो इसमें कुछ जांचना चाहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कल का दिन था, और हाई अलर्ट पर न सिर्फ अमेरिका था बल्कि अफगानिस्तान को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। और यही बड़ी वजह थी कि कल जो मुनक्किदा होने वाली तकरीब थी, अगरचे बाद में यह कहा गया कि मालियाती मामलात है जी अफगानिस्तान के अंदर, वो इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने शॉर्टकट कर दिया, और ऑलरेडी इंतज़ामिया जो है वो अपना काम कर रही है। दरअसल मामला अफगानिस्तान का अपनी जगह था, लेकिन 9/11 की बरसी थी और अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत अपना कामकाज संभालना चाहती थी इस दिन, और ये तालिबान और वॉर अगेंस्ट टेरर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज से 20 साल पहले कही गई थी अफगानिस्तान को लेकर। लेकिन सूरत हाल बदली क्या है, एक बड़ा सवाल है। जब 9/11 हुआ था उस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या थी, और आज 20 साल के बाद कौन लोग कहां पर है और सिचुएशन क्या है, ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है जो सोचने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं जी आगे। बात दिल्ली की भी आपको बताते हैं, क्योंकि 2+2 मुज़ाकरात हो रही है, और 2+2 मुज़ाकरात इंतहाई अहम और दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 2+2 मुज़ाकरात नई दिल्ली के अंदर लगातार जारी हैं। कल भी हमने देखा है जहां पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानिब से मुज़ाकरात में वो शामिल हुए, जहां पर मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस लाए गए हैं, और साथ ही साथ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिन अमूर पर बात हुई है उनमें इकनॉमिक, जो साइबर, ट्रेड और दीगर मामलात को लेकर बहस हुई है। लेकिन जब शाम देर गए, फिर दोनों जयशंकर वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया की उनकी जानिब से जब प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, तो दोनों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया कि किन मामलात को लेकर इन मुज़ाकरात में बात हुई है। साइबर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, और साथ ही साथ दहशतगर्दी
जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और साथ ही साथ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगान तालिबान हुकूमत पर भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में वो मामला ज़ेर बहस लाए गए। कल दोनों तरफ से वज़राए दिफा जो है, डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के और डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने जब बात की तो सबसे पहली बात जो थी वो अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है इस पर भारत की गहरी नज़र है और भारत के अपने खदशात हैं। तो उस हवाले से इस बातचीत को काफ़ी अहम माना जा रहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका बयान जब आया उसमें इस बात की वजाहत जो है कर दी गई है और अपील की है तालिबान इंतज़ामिया से कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल होने ना दे। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा ने पहले वजारती सतह पर बातचीत की और उसके बाद जो उनके साथ टेक्निकल टीम्स थी उन्होंने भी अपने अपने तरीके से बात की और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक राय किया है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस को निपटने के लिए दोनों मुल्क एक साथ एक होकर आगे बढ़ेंगे। ये कल के एलानिये में कल दोनों की जॉइंट ब्रीफिंग्स हो रही थी, उसमें बात कही गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हफ्ते के रोज़ जो प्रोग्राम कल मुनक्किद हुआ था उसके हाशिए पर बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल इस बात की वजाहत कर दी कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और इस तशवीशनाक सूरत हाल को लेकर भारत का अपना मौक़िफ़ वाज़िया है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हो या अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर हो। ताहम ज़रूर उन्होंने इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की कि अफ़गान इंतज़ामिया जो इस वक्त किया, तालिबान इंतज़ामिया जो है वो मौजूदा हालात को देखते हुए हर एक के साथ चलने की कोशिश करेंगे ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत वहाँ पर बने, क्योंकि साउथ एशिया के लिए अफ़गानिस्तान स्टेबल रहे ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। कल इसका दोबारा जो है वो बात कही गई है। गौर ने आपको पहले ही बता दिया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो अपनी जगह, साइबर क्राइम से लेकर दीगर मामला भी कल सरफहरिस्त रहे और दोनों मुल्कों की तरफ से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि ग्लोबल फोकस जो अगरचे अफगानिस्तान है लेकिन इनर इशूज़ जो है उन पर भी बातचीत हुई है। तो ये जनाब 2+2 मीटिंग जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की हुई है, जहां पर कल सभी लीडर्स मौजूद थे दिल्ली के अंदर और बातचीत हो रही थी। अब जब अफगानिस्तान की इतनी बात हो रही है तो एक बात और अफगानिस्तान की भी आपके सामने बता दें, और मामला पंजशीर का है, जहां पर तालिबान इंतज़ामिया और तालिबान हुकूमत की तरफ से ये दावा पेश कर दिया गया कि मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन खबर रसा इदारे की तरफ से जो खबर सामने आ रही है और ईरानी खबर रसा इदारे जो है उनका मानना है कि पंजशीर के अंदर अहमद मसूद आज भी मौजूद है और उसने अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा है। अहमद मसूद के बारे में लगातार ये इतलात थी कि सोलिया और अहमद मसूद शायद अफगानिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क के अंदर चले गए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ईरान की खबर रसा इदारों की तरफ से इस खबर को दिया गया है कि अहमद मसूद की मौजूदगी का एहसास पंजशीर के अंदर आज भी है और करीबी ज़राया के मुताबिक जो ईरान न्यूज़ एजेंसी फारस है उसके मुताबिक पंजशीर के अंदर अहमद मसूद मौजूद है, अगर जो सोलिया के बारे में कोई खबर नहीं है। ताहम अहमद मसूद की मौजूदगी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अहमद मसूद जो है वो फॉर्मर अफ़गान गुरेला कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और लगातार उन्होंने अपनी बात जो है वो सामने रखी है। पहले उन्होंने अपनी दिफा के लिए पंजशीर के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ने की बात कही थी और जब तालिबान ने वहाँ पर 70% से ज़्यादा इलाके पर अपना झंडा गाड़ा, फतह का झंडा गाड़ा, और उसके बाद अहमद मसूद का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये मामला जनाब पंजशीर तक नहीं रहेगा बल्कि एंटायर अफगानिस्तान के अंदर ये लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। उसके बाद कोई भी बात अहमद मसूद की तरफ से सामने नहीं रखी गई, जबकि कई गुरेला कमांडर जो अहमद मसूद के साथी थे वो भी मारे गए। तालिबान का मानना है कि मुकम्मल कंट्रोल है। फारस खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 70% आबादी पर फिलहाल कंट्रोल है, 70% इलाके पर कंट्रोल है, बाकी मांदा इलाका अभी भी बाहर है। तो ये जो पंजशीर वाला मामला है ये याद रखिएगा, लास्ट टाइम भी इसी इलाके ने बहुत बड़ा उलटफेर किया था और अगर आज इसी तरीके की सूरत हाल रही और अहमद मसूद लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी भी बाहर है और तालिबान के साथ अगरचे मुज़ाकरात पिछली बार उन्होंने करने की कोशिश की लेकिन तालिबान ने बाद में कहा कि अब ये बहुत लेट हो गया है जी, अब आगे बढ़ना होगा हमें, तो ये सूरत हाल कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा,
इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। लेकिन अहमद मसूद के बारे में फारस खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वो पंजशीर के अंदर है और यही वजह कि पंजशीर के अंदर अभी भी तालिबान को कई मकामात पर मज़ाहमत का सामना करना और ये भी खबर आ रही है कि जो अमरुल्लाह सालेह है उनके दफ्तर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जहां पहले ही कहा गया है कि शायद अमरुल्लाह सालेह वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से जो खबर फिलहाल आ रही है कि उनके दफ्तर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कल सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस और फोटोज वायरल थी और रात देर के फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की खबर रसाई इदारों ने भी उस खबर को बड़ेपन के साथ लिया, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जहां से अमरुल्लाह सालेह ने अपना बयान जारी किया था जो टोलो न्यूज़ एजेंसी की तरफ से लिया गया था और बाद में पूरी दुनिया में वो चला था, उसी चेयर पर और उसी मकाम पर तालिबान के कमांडर बैठे हैं और उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि देखिए ये वो जगह है जहां पर अमरुल्लाह सालेह ने बगावत का ऐलान किया था। लेकिन अमरुल्लाह सालेह जो लगातार ये कह रहे थे कि वो अफगानिस्तान से फरार नहीं होंगे, आज कहां पर है पता करके बता दीजिएगा। तो ये जो ट्वीट्स और ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि लड़ाई किस तरीके की अभी भी पंजशीर के अंदर है। अगर तो 70% इलाके पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर उन्हें लगातार मज़ाहमत का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। तो अहमद मसूद के बाद अब ज़रा भारत की बारी और आपको बताते हैं कि गुजरात सियासत क्या कुछ कह रही है और उसके बाद फटाफट से जम्मू कश्मीर की बातों पर भी हम आते हैं। तो सबसे पहले अब ज़रा गुजरात की सियासत से हम शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि गुजरात की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीनों के अंदर तीसरा वज़ीर आला जो है वो हटाया गया है गुजरात की रियासतों की जब हम बात करते हैं। कल गुजरात के वज़ीर आला रूपानी ने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद अब जो गवर्नर है उन्हें इंतज़ार है कि दूसरा आदमी बीजेपी की तरफ से कौन सामने आएगा जो गुजरात की कमान संभाल सकता है। रूपानी का इस्तीफ़ा उस वक्त सामने आया है जब 2 साल मुकम्मल होने जा रहे थे और आगे चुनाव भी है। गुजरात इस वक्त पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज इसलिए भी है, एक तरफ से वज़ीर दाखिला अमित शाह मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नज़र रख रहे हैं और दूसरी तरफ से मौजूदा वज़ीर आज़म का होम टाउन और होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी यही है जहां से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, वज़ीर आला बने थे। इसलिए गुजरात पर सबका फोकस है और माना जरा कि रूपानी एक कद्दावर नेता ज़रूर है, लेकिन अपने साथ हम ख्याल लोगों को और सभी लोगों को चलाने में नाकाम रहे, जिसके बाद मरकज़ी इंतज़ामिया की तरफ से यानी जो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत है उन्होंने उसको बदलने का मन बनाया और मन तब बनाया जब आने वाले दिनों में चुनाव का बिगुल बज सकता है। अभी अगर टाइम है वहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये रूपानी का जब आना था तो ये माना जा रहा था, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि माना जा रहा था कि देखिए अमित शाह साहब के बड़े क्लोज हैं और उन्हें जी लाया गया है और अचानक से एक ड्रामाई अंदाज में वहाँ पर जो मौजूदा वज़ीर आला थी उसको वहाँ से हटाया गया और बाद में इन्हें लाया गया। और उसी ड्रामाई अंदाज में कल हुआ कि रूपानी ने इस्तीफ़ा दिया और नए वज़ीर आला की तलाश के हवाले से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना अहम तरीन इजलास बुला रही है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और माना जा रहा कि मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी, नरेंद्र तोमर गुजरात जाएंगे, जो मरकज़ की तरफ से मरकज़ी बीजेपी की तरफ से एज ए ऑब्जर्वर वहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर आज मीटिंग होनी है। मीटिंग किन की होनी है जी? MLAs की। वो अपना लीडर चुनेंगे और उसके बाद वो लीडर जो है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस तरीके की बातें आ रही, काफ़ी नाम जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिनमें साबिक वज़ीर का भी नाम है और कुछ मौजूदा वज़रा का नाम भी आ रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा उसके लिए आज दिन का इंतज़ार करना होगा। और ये देखिएगा उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक किस तरीके से चेहरे जो है वो बदलते जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हावी ना हो उसका मुकम्मल तौर पर ध्यान जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जब रूपानी की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जब कोविड-19 की पहली लहर आई थी, पहली लहर 8-9 महीने नहीं पहले बल्कि बहुत पहले, मई 2020 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब पहली लहर आई थी तो डेविल पटेल एडिटर हैं जी गुजरात न्यूज़ के, एक वेब पोर्टल चला रहे हैं फेस द नेशन। उन्होंने एक लंबा आर्टिकल लिखा था और उसमें 2020 में उन्होंने मई में उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूपानी जो वज़ीर आला बने हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे जी। और उन्होंने बड़ी बातें इसके लेफ्ट राइट में लिखते हुए इसको शाया किया था, जिसके बाद मामला
काफ़ी ज़्यादा उल्टा हो गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें कहा गया कि सेडेशन चार्जेस लगाने पड़े, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जब सीएम विजय रूपानी के खिलाफ उन्होंने लिखा तो बाद में उन्होंने कोर्ट में आके माफ़ी मांगी और वो मामला, वो जो आर्टिकल था वो हटा दिया गया था। मई 2020 में उन्होंने कहा था कि इनको हटाया जाएगा। लेकिन कल जब ये खबर सामने आई, अब वो मुल्क के अंदर नहीं है, वो मुल्क से बाहर चले गए। जब उनका केस खत्म हुआ, सेडेशन का चार्जेस खत्म हुए, तो उन्होंने यहाँ रहना पसंद नहीं किया, वो बाहर चले गए। तो अब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए, मैंने मई 2020 में ही इस बात की पेशन गोई की थी कि ये चीज़ होने वाली है। मुझे उस वक्त सेडेशन का चार्ज लगाया गया था। अगर उस वक्त मौजूदा वो साबिक वज़ीर आला जो आजकल है, अगर उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया होता तो शायद गुजरात की सियासत आज किसी और सिमत में होती। तो क्रिटिसिज्म का कभी बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और कभी जब सहाफ़ी लिखते हैं तो शायद वो हक़ाइक़ भी होती हैं, लेकिन पसंद नापसंद करना ऊपर वाले अफसर का काम होता है जी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी बड़ा बयान आया जी। गो। तो जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की तरफ से कल इलाहाबाद में जहां उन्होंने एक लॉ यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की थी, जहां पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद और साथ ही साथ मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना मौजूद थी, जहां उन्होंने कहा है कि मुल्क में अदालतें आज भी खस्ताहाली की शिकार है। बेहतर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा उन्होंने किया है। कहा कि अगर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता तो अदालतों में काम जो है वो तेज़ी से होगा। ये तकरीब में उन्होंने जब खिताब किया है तो इन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपील भी की है कि अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, तभी अदालतों में काम सही से होगा और लोगों को सही वक्त पर इंसाफ भी मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर जो अदालतों में काम करने वाले जज साहिबान हैं, वकला हैं, उन्होंने उनसे भी अपील की है कि जो आम शहरी है उनके इंसाफ की फराहमी के लिए वो बेहतर से बेहतर काम करे, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, तभी बेहतर काम हो सकता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं और जम्मू कश्मीर की जब हम बात शुरू करते हैं तो ख़बर इंतहाई ख़राब है, यानी दिल को खराश पहुंचाने वाली खबर है, गमज़दा करने वाली खबर है। जम्मू कश्मीर के मारूफ कलमकार और सीनियर सहाफ़ी अजीज़ हाजमी साहब, डॉक्टर अजीज़ हाजमी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस अपनी रिहाइशगाह पर ली है। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हाजमी साहब 7 मार्च 1997 को पैदा हुए थे और 11 सितंबर 2021 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। डॉक्टर अजीज़ हाजमी पिछले कई दिनों से बीमार भी थे, ताहम उनका जो लिखने का अंदाज़ है और जिस तरीके से उन्होंने खिदमत अपनी की है बहस्त कलमकार, बहस्त सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी, ये किसी भी तरीके से फरामोश नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा खिला आज पैदा हो गया जी कश्मीर के अंदर। ज़बरदस्त राइटर, पोइट, क्रिटिक थे और साहित्य एकेडमी से भी वाबस्ता रहे। नॉर्थ रीजन का जो उनका बेल्ट था उसमें काफ़ी मारूफ थे और मल्टी लैंग्वेज लिखते थे और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। रेडियो और टीवी और दीगर ज़राए ब्लॉग के साथ उनका बहुत ज़्यादा गहरी वाबस्तगी रही है। और आज जब उनकी वफ़ात हुई है तो मुख्तलिफ़ अंजुमनों, इदारों और कलमकारों की तरफ से जहाँ उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, वहीं पर उन्हें अपने अल्फाज में याद भी किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी ज़फ़र मन्हाज साहब, साबिक सेक्रेटरी रहे हैं कल्चरल एकेडमी के और डॉक्टर अजीज़ हाजमी के साथ काफ़ी नज़दीकी के साथ इन्होंने भी डॉक्टर साहब को देखा है। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र मन्हाज साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अजीज़ हाजमी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपका एक करीबी ताल्लुक़ डॉक्टर हाजमी साहब के साथ रहा है, आपके तासुरात? जी गवर साहब ये मेरे लिए वाकई एक गवर साहब मेरे लिए एक बहुत ही दुख की बात है। डॉक्टर अजीज हाजमी की अलमनाक मौत से मैं ज़ाती तौर पर एक दीना साथी जी और दोस्त से महरूम हो गया हूँ। उनकी वफात से कश्मीरी ज़बान व अदब बिलखुसूस कश्मीर की सकाफती तहरीक को जो नुकसान पहुँचा है, मैं समझता हूँ उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। हाजमी साहब जैसा कि सभी जानते हैं एक नहायत ही बासलाहियत अदीब, शायर,
और मुहक्किक ही न थे, बल्कि ज़बान और सकाफत के हवाले से एक ऐसे मुतहर्रिक और फ़ुआल सालार कारवां थे जिनका हमसर दूर दूर तक कोई दूसरा नजर नहीं आता। गो कि जैसा कि मैंने कहा, ये खुला पूरा होना इतना आसान नहीं, ताहम मुझे पूरा यकीन है कि मरहूम ने अपने पीछे जो बासलाहियत टीम छोड़ी है, जिसमें उनके दीरीना साथी ही नहीं बल्कि उनके तरबियत याफ्ता शागिर्द भी शामिल हैं, वो इस कमी को पूरा करने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। डॉक्टर हाजनी के बारे में गवर साहब हम सब जानते थे कि यह अनहोनी बहुत जल्द होकर रहेगी, लेकिन इंसान आखिरी सांस तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, जब तक कि फरिश्ते अजल एक झटके से सारी उम्मीदों और आरजुओं पर पानी फेर कर औलाद आदम को उसकी बेबसी और बेकसी का एहसास दिलाकर याद दहानी कराता है कि मौत अटल है, आज ये कल तुम्हारी बारी है। किसी भी जी रूह को इससे मफर नहीं। मेरी दुआ है कि जब रब्बे जुल जलाल मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगा दे। लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ, खासकर मरहूम के सपूत बेटे अजहर हाजनी ने जिस तरह से उनकी तीमारदारी की और जुर्रत और बहादुरी से मुश्किल तरीन हालात का सामना किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। वक्त आने पर डॉक्टर साहब पर हम सब, उनके दोस्त, उनके साथी लिखेंगे और उनके साथ जो हमने आयाम गुजारे हैं उनको याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ज़फ़र मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ज़फ़र मनाज साहब अपने अंदाज में चूँकि इनके बड़े करीबी रहे हैं, इधर डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब ने भी अपना ताज़ियती पैगाम जो है वो जारी कर दिया है और उन्होंने हाजनी साहब की वफ़ात को एक बहुत बड़ा अलमिया करार दिया है और कहा कि कश्मीरी ज़बान और अदब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है। और डॉक्टर अज़ीज़ हाजनी की जब हम बात करते हैं वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुंसिफ रहे हैं और नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। और जब वो सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी रहे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस सलाहियत का मुजाहिरा वहाँ पर किया है वो आज भी जनाब याद रखा जाएगा। और मुझे याद है कि मेरी ज़ाती तौर पर कई मीटिंगें उनके साथ हुई, दिल्ली के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर भी, और हर बार जब उनसे बात करते थे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था और हमेशा इस तरीके से रहबरी करते थे कि अंदाज़ लगता था कि बहुत शफीक रहबर के तौर पर सामने है और बताते थे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या कैसे हमने देखना है और इस फील्ड में और नौजवानों को हमने तरबियत कैसे देनी है। एक बहुत दर्द था कश्मीर को लेकर उन्हें, डॉक्टर अज़ीज़ हाजनी साहब को। बहरहाल आज उनकी वफ़ात हुई है, थोड़ी देर में उनका नमाज जनाजा जॉगर्स पार्क श्रीनगर राजबाग के अंदर अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्द लहद भी किया जाएगा। उनके अजीज़ों की तरफ से ये बात जो है वो कही जा रही है कि गालिबन 9:30 बजे तक कोशिश की जाएगी कि जॉगर पार्क श्रीनगर के अंदर राजबाग के अंदर जो है वो उनका नमाज जनाजा अदा किया जा सके। तो फिलहाल बड़ी खबर कि डॉक्टर अज़ीज़ हाजनी साहब का इंतकाल हो गया है और अब मुझे ये भी पता लग रहा है कि गवर्नर इंतज़ामिया के कई लोगों की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, एडवाइज़र्स की तरफ से भी ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि खबर बड़ी है और वो बड़ी खबर क्या है, ब्रेक के बाद।